टीवी में मुजाहिद बेलरी आपको खुशामदीद कहता है। और कोरोना की खबर अपनी जगह, मुल्तान का जलसा भी अपनी जगह, और बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं जिसमें ये पीडीएम में मैंने कहा ना कि उसके जलसे के साथ साथ कोरोना के साथ साथ एक और डेवलपमेंट जो हुआ है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कोरोना टेस्ट जो मस्बत आ गया है। और नौजवान बिलावल जिस तरह गिलगित और बल्तिस्तान और पेशावर में जलसे कर रहे थे, फिर ये खबर आई कि उनके करीब तरीन जो उनके कह लें कि साथी कह लें, उनके सेक्रेटरी कह लें, वो जमील सोमरो हुआ करते थे और उनका टेस्ट मस्बत आया। तो फिर उसके फ़ौरन ही बाद बिलावल ने ख़ुद को करंटीन कर लिया था और वो इंतज़ार कर रहे थे। वैसे तो हमारे सीनियर रिपोर्टर और ब्यूरो चीफ ज़िले हैदर कह रहे थे कि उनके पास ये ख़बर है कि टेस्ट मस्बत आ गया, लेकिन अब बाकायदा तौर पर ख़ुद बिलावल ने ट्वीट किया है कि उनका टेस्ट मस्बत आ गया है। अगर आम हालात होते और उनका टेस्ट मस्बत आता तो यहाँ बात नहीं थी, लेकिन एक तवील अरसे बाद भुट्टो ख़ानदान में एक खुशी आई और उनकी जो साहिबजादी हैं बख्तावर शहीद बेनज़ीर भुट्टो की, उनकी मंगनी तय हो गई है। और बाहर से बड़ी तादाद में मेहमान भी यानी उस फैमिली के आ गए हैं जिनसे शादी हुई है। और फिर ये सवाल आया कि बिलावल साहब तो यकीनन अगर वो उन्हें उनका टेस्ट मस्बत आया है इसमें शिरकत नहीं करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में ये खबर आई है कि वो इसमें पहुंच भी गए हैं, अस्पताल से शिरकत भी करेंगे। ज़रा हसास मौजू है और हम तौर पर जो फैमिलीज़ हैं उनकी शादियां हों या उनके मामलात हों उस पर ज़रा गुफ्तगू वैसे तो कोई करना चाहिए, लेकिन बहरहाल उनकी शादी हो या कोई उनके यहाँ कोई औलाद हो या ख़ानदान में कोई इख्तलाफ हो, ये बड़ी ख़बर बनता है। यहाँ नहीं, सारी दुनिया में भी है। अब यही देखें ना कि एक बाकायदा सरकारी एलामिया के बिलावल भुट्टो को एक बाकायदा एलामिया जारी करना पड़ा बिलावल हाउस को कि बख्तावर भुट्टो की जो है वो मंगनी हो गई है। हमारे साथ खावर हुसैन है जो इसको फॉलो कर रहे हैं। जी खावर, क्या खबरें हैं? एक तो बिलावल साहब का तो टेस्ट मस्बत आ गया और आज शाम जुमेरात है, कल ये मंगनी होने जा रही है, सिक्योरिटी भी अपनी जगह होगी, मेहमानों का मेखाने कोरोना होगा, जो वहाँ पर लोग आएंगे मसलन जो खाने वगैरह का इंतज़ाम होगा, यानी बहुत मुश्किल मरहला है ना ये। आम लोगों को तो आसान है कि शादी घर में या होटल में कर लें, गेस्ट भी सिलेक्टिव होंगे। जी खावर। जी बरेलवी साहब, बिल्कुल ये तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा चुकी है, लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक मकाम है कि बिलावल हाउस में पहली बार शहनाई गूंजने जा रही थी। ऐसे मौके पर आसिफ अली जरदारी की अचानक से तबीयत खराब होना और उनका अस्पताल चला जाना और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी का कोरोना मस्बत आना, वो भी अपनी बहन की इस मंगनी की तकरीब में शिरकत नहीं कर पाएंगे। ताहम आसिफ अली जरदारी के हवाले से इतलात हैं कि अब उन्हें घर मुंतकिल कर दिया गया है, उनकी तबीयत पहले से बेहतर है, वो कल होने वाली मंगनी की तकरीब में शरीक होंगे। मेहमान आ चुके हैं, महमूद चौधरी की फैमिली जो है वो भी पहुंच चुकी है बिलावल हाउस में। उनकी खातिर मदारत के लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई है जो मेहमानों को देखेगी। इसके साथ ही साथ कैटरिंग के लिए और सजावट के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उन्हें आज यानी जुमेरात को शाम तक तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की गई थी। तमाम वो लोग जो इस पूरे कामों में शरीक हैं, सजावट का काम हो या कैटरिंग का काम हो या इसके अलावा मेहमानों की खातिर मदारत हो, उन तमाम अफराद के कोरोना टेस्ट करवाए गए थे और जिन लोगों की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई थी सिर्फ उन्हें ये हिदायत की गई थी कि वो कामों में हिस्सा लेंगे और अगर किसी की रिपोर्ट मस्बत आई है तो उन्हें भी मना किया गया। खबर आमतौर पर कहा जा रहा है खाबर के जो बिलावल भुट्टो के जो करीब थे, यानी सबसे करीब, जैसे मैंने कहा कि जमील सोमरो ही थे और पूरा एक स्टाफ होता था, उनकी सिक्योरिटी बहुत यकीनन होनी भी चाहिए कि अभी भी उनको थ्रेट की गई हैं, थ्रेट किया जाता रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिलावल और उनके दोस्त अहबाब नहीं शिरकत कर सकेंगे। मैंने सुना कि सनम भुट्टो बीबी को तो आमतौर पर बच्चों से मोहब्बत भी बहुत करती हैं, उनको आना था, उनके आने की भी अभी तक तस्दीक नहीं हुई है लंदन से। तो ये बिलावल हाउस यकीन जो उसके 3-4 हैं उसमें खासी वसी जगह है, लेकिन मेरे ख्याल में एक महदूद पैमाने पर ही लोगों को आ सकेंगे ना, क्योंकि अगर 100 लोग भी बुलाए जाते हैं, उनके साथ ड्राइवर होंगे, उनकी थोड़ी बहुत फैमिली होगी, तो ये बहुत यानी आपके क्या ज़रा कहते हैं खावर?
बरेलवी साहब, ये बिलावल हाउस का जो ओपन स्पेस एरिया है वहाँ पर ये तकरीब मुनक्किद की गई है। पहले ये तकरीब जो है वो इंडोर की जानी थी, लेकिन फिर उसके बाद जब ये मामला सामने आया तो फिर इस तकरीब को जो है वो तब्दील किया गया और अब ये तकरीब जो है वो ओपन स्पेस में होगी, ओपन एरिया में। और इसके साथ साथ जो कार्ड छपवाए गए थे, जो मेहमानों को दावतनामे जारी किए गए थे, उन पर वाज़े SOPs लिखी गई थी। उन पर ये भी हिदायत जारी की गई थी कि आप अपना 24 घंटे पहले का कोरोना टेस्ट करवाएंगे और उसकी रिपोर्ट जो है बिलावल हाउस के ईमेल एड्रेस पर सेंड करेंगे। इसके साथ ही साथ मोबाइल फोन लेकर आना जो है वो अलाउ नहीं था। कोई भी शख्स जो है वो वहाँ पर तस्वीरें नहीं ले सकता। शुक्रिया खावर। और ये मैंने कहा ना, खुशी का मौका है यकीनन ये किसी भाई के लिए कि अपनी बहन की मंगनी में शिरकत ना हो, लेकिन कोरोना चीज़ ही ऐसी है। और मेरी जो न्याज़मंदी ताल्लुक़ ख़ास तौर पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से रहा है, तो मैं तो उनको, उनके ख़ानदान को और उनके बच्चों को मुबारकबाद ही दूँगा। और फिर अब ये भी देखें ना कि जो जिस बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो स्टार होते हैं, ये जितने भी जलसे हुए, गुजरांवाला, कराची का, पेशावर का, और अब मुल्तान तो खैर उनका बहुत बड़ा, उनके वहाँ फॉलोअर्स है, वो मुल्तान के जलसे में भी शिरकत नहीं कर सकेंगे। और मुल्तान के साथ ही आपको इल्म है कि अब PDM का इसरार है कि वो जलसा करने जा रही है मुल्तान में 30 नवंबर को। और अभी 2-3 दिन रहते हैं, लेकिन वहाँ बड़ा हंगामा बरपा है। ख़ास तौर पर गिलानियों का एक घर समझा जाता है। उनके नौजवान मूसा गिलानी बाहर निकले, रैली निकाली, गिरफ्तार हुए, फिर उनके लिए मुजाहरे हुए, जेल जलाओ घेराव हुआ, रिहा हो गए, और वो कहते हैं जी हर सूरत में जलसा करेंगे। हमारे साथ मुल्तान में सकलैन सैयद मौजूद हैं। जी सकलैन, क्या अब तो जैसे मैंने कहा कि गिलानियों का बड़ा असर रसूख है, 3 दिन रहते हैं, तो जलसे की भरपूर तैयारियां हैं, हर सूरत में होगा सकलैन? मुजाहिद साहब, मुल्तान में होने वाले 30 नवंबर के इस जलसे की जो मुंतज़िम है वो पीपल्स पार्टी है मुल्तान में। और जैसा कि आपने कहा गिलानियों की, तो वाकई गिलानियों ने इसका इंतज़ाम संभाल रखा है। और इस जलसे के जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो सैयद कासिम गिलानी हैं, वो इस जलसे की कैंपेन को देखें। इसके साथ साथ अब्दुर्रहमान कांजू जो कि साबिक वफाकी वज़ीर है लोधरा से, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं गुज़श्ता दिनों से। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान और जो दीगर जो जमातें हैं, जिनके जो कायदीन हैं PDM के, वो यहाँ मौजूद हैं। और मुसलसल पीपल्स पार्टी के जो वर्कर कन्वेंशन है वो जारी है। चूँकि इन्हीं अय्याम में उस पार्टी के यौम तासीस भी है, तो इसलिए पार्टी कोशिश कर रही है कि एक दफ़ा फिर साउथ पंजाब में पावर शो की जाए और बताया जाए कि ये मुल्तान और जो साउथ पंजाब है ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है। गुज़श्ता दिनों जैसा कि आपने बात की कि यहाँ पर गिलानी साहिबान के जो बेटे थे उन्होंने एक रैली निकाली, और रैली के निकालने पर यहाँ पर DC साहब ने उनके ऊपर हुक्म दिया कि पर्चा उनके ऊपर दिया जाए। पर्चा काटा गया, उसके बाद लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, यहाँ पर धरना भी दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि किसी हद तक हुकूमत जानबूझकर इन लोगों को आगे ला रही है, क्योंकि अगर ये गिरफ्तारियाँ इतनी ना होती और इतना हल्ला गुल्ला ना होता तो आम लोगों को ये मालूम नहीं था कि मुल्तान में क्या होने जा रहा है। यहाँ पर जो पार्टी है सकलैन, ये जो आप जो बता रहे हैं कि तैयारियां तो हो रही हैं, लेकिन अभी मैं पढ़ रहा था कि DC ने, यानी ज़िला इंतज़ामिया ने तो इजाज़त नहीं दी। लेकिन इससे क्या होता है कि वो तो पेशावर में तो तहरीक इंसाफ का गढ़ है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, पेशावर में भी उन्होंने इजाज़त नहीं दी, उसके बावजूद जलसा हुआ। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो मुल्तान में गवर्नमेंट ज़्यादा कोई जलसा रोकने के लिए, वो जो लफ्ज़ कहते हैं आहनी हाथ वगैरह, वो इस्तेमाल तो नहीं करेगी? ये तो बड़ा कुछ टकराव की तरफ जाएगा ना, जो जोश व खरोश में गिलानियों में देख रहा हूँ सकलैन। सर, यहाँ पर जो कायदीन इस पार्टी के M सलीम राजा और जो अली लोधी हैं और जो यहाँ पर दुल्ताना साहिबा, उन्होंने यहाँ पर दरख्वास्त दी थी कि 30 नवंबर को जलसा करने जा रही है PDM, तो जिस पर गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर DC मुल्तान ने यहाँ पर इनकार कर दिया है कि यहाँ पर जो सूरत हाल है कोरोना की वो काफ़ी क्रिटिकल है, और यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर 150 से 200 अफराद मुल्तान से जो हैं वो लाए जा रहे हैं निश्तर में कोरोना के हवाले से। तो लिहाजा मुल्तान में जलसे की इजाज़त नहीं है।
जिसके बाद अगर बात है यहाँ पर जोर ताकत की, तो कोशिश यही हो रही है कि अगर मुल्तान इंतजामिया कोशिश इजाज़त देती है तो ठीक है, वरना जलसा फिर भी होगा। यहाँ पर आज गिलानी साहब ने जब अपने बेटे को रिसीव किया तो उन्होंने यही कहा है कि जो हुकूमत है वो बुखलाहट का शिकार है और हुकूमत जो भी करना चाहे कर ले, हम यहाँ पर जलसा ज़रूर करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पीपल्स पार्टी ने 1 लाख मास्क भी तैयार करवा लिया है, जिस पर उनका जो पार्टी परचम है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ पर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अगर हुकूमत हमें कह दिए कि सिक्योरिटी का कोई इशू है तो मैं अपने कारकुन और अपने जो उनके वॉलंटियर्स हैं वो सिक्योरिटी के यहाँ पर लेके आना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ जो मुल्तान पुलिस है उन्होंने सूबाई हुकूमत से 60 कंटेनर्स की भी डिमांड कर दी है कि यहाँ पर हमें कंटेनर्स दिए जाएँ ताकि हम मुल्तान के जो दाखिला और जो खारजी जो रास्ते हैं उनको बंद किए जा सके और यहाँ पर जो जलसे के जो शुरका हैं उनको रोका जा सके। तो लगता यही है कि हुकूमत इस हवाले से विलिंग नहीं है कि यहाँ पर जलसा हो, जबकि जो PDM के जो कायदीन हैं वो मुसलसल यही कह रहे हैं कि जो कुछ भी होगा हम यहाँ पर जलसा करेंगे और एक बड़ा आलिशान जलसा करेंगे। जी मुझे ऐसा जी मुल्तान से हमारे नुमाइंदे सुल्तान सैयद बता रहे थे कि भरपूर तैयारियां हो रही हैं मुल्तान में, और मुझे तो खैर इस बात का खौफ है कि अगर इजाज़त के बगैर जलसा हुआ और पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी रिट मनवानी चाहिए तो कोई खुदा न करे बड़ा तसादुम ना हो। कहते तो यही है, गालिबन लगता भी यही है कि शायद पेशावर की तरह ये जलसा भी हो जाएगा। और ज़रा आप चलते हैं, जैसे मैंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर और ख़ास तौर पर इसके बावजूद कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तवातुर से कह रहे हैं, उनके हुकूमत के अहल सवाब कर रहे हैं, बाकी इदारे और लोग भी कह रहे हैं, लेकिन आम लोग और यानी बच्चे बड़े पढ़े लिखे लोग भी उसको फॉलो नहीं कर रहे कि अमवात गुज़िश्ता रोज़ अगर 59 हुई तो गुज़िश्ता रोज़ 40 हुई। इस तरह केसेस भी बढ़ गए जिस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। और ख़ास तौर पर मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा तालीम, क्योंकि सबसे ज़्यादा गालिबन कोरोना से नुकसान एजुकेशन को हो रहा है। होगा मेरे साथ होंगे हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। मैं ब्रेक से पहले भी आपसे कह रहा था कि कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया है, पहली लहर में ये सूरत हाल नहीं थी। जब सैकड़ों और हज़ारों मुतासर और अमवात हो रही थी पाकिस्तान में, सितंबर के आते आते तो सिर्फ शायद 1 और 2 रह गए थे। लेकिन दूसरी लहर ने जो अपनी लपेट में लिया है उसमें मंगल को 59 यानी 59 अमवात हुई, केसेस भी 3000 से ज़्यादा, और कल की भी ये ख़बर आई है कि 40 और 3000 से ज़्यादा। और जो मसाइल हुकूमत के लिए पैदा हो रहे हैं, मुकम्मल लॉकडाउन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हम कर नहीं सकते क्योंकि मामला रोज़गार का है, या अक्सरियत जो है वो डेली वेजेस पर है। लेकिन एजुकेशन, तालीमी इदारे का खुलना, उनका बंद होना गालिबन सबसे बड़ा इशू है। मैंने हायर एजुकेशन चेयरमैन बड़े मुमताज़ माहिर तालीम डॉक्टर तानोरी साहब को जहमत दिए है। डॉक्टर साहब, आमतौर पर गुफ्तगू हो रही है बच्चों के स्कूलों की, मैट्रिक की, इंटर की, BA की, लेकिन हायर एजुकेशन के सिलसिले में क्या मसाइल हैं? क्योंकि आपको इल्म है ना कि जो MA पास कर चुके हैं, आला डिग्रियां हासिल कर चुके हैं, बाहर जाना चाहते हैं, डॉक्टर साहब क्या मसाइल हैं, इसको कितना इफ़ेक्ट कर रहा है ये? देखिए, पहले तो जहाँ तक कि ये स्कूल लेवल पे जो बग़ैर एग्ज़ाम्स के प्रमोशन हुई, आई थिंक गवर्नमेंट ने अभी सही फ़ैसला किया है कि आइंदा नहीं करेंगे। इस साल में उन्होंने अनाउंस कर दिया है। हमने हायर एजुकेशन में इवन लास्ट ईयर कह दिया था कि बग़ैर एग्ज़ाम के कोई प्रमोशन नहीं होगी। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ कि हमारे स्टूडेंट्स और हायर एजुकेशन में एग्ज़ाम्स, एवेल्यूएशन, असेसमेंट जो हैं ये बहुत सेंट्रल चीज़ें, इनके बग़ैर तालीम मुकम्मल नहीं होती। तो ये चीज़ तो हमने बहुत क्लियरली पहले लास्ट ईयर ये अपना मार्च में ही फ़ैसला कर लिया था, और यूनिवर्सिटीज़ ने उसको पूरी तरह से कोशिश की है कि उसके ऊपर फॉलो करें। लेकिन ये आपको पता है कि ये तो बहुत ही अनयूजुअल हालात हैं, जिसमें अव्वल तो ये है कि बहुत ज़्यादा डिसरप्शन आई है, और दूसरा ये है कि एक लिहाज से सारी दुनिया इसके लिए तैयार नहीं थी और हमें काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ी हैं। तो आप ये समझें कि 60,000 हमारे प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स
यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में हैं उन सब को सीखना पड़ रहा है कि जी वो ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे, ऑनलाइन सिस्टम्स कैसे होते हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। और काफ़ी उनमें से काफ़ी तादाद ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके और अपने काम को इम्प्रूव किया है। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो इससे भी गालिबन, क्योंकि मैं जो गुफ्तगू करते हैं बल्कि आमतौर पर रुजू भी करते हैं, हमसे कहते हैं सवाल भी उठाओ, हम कहते हैं जी हमारी कौन सुनता है फौहान हम जैसे दुर्वेशों की। वो ये है कि ये तो इस साल आया, बहुत कई सालों से जो उन्होंने MA कर लिया था, उन्होंने दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में अप्लाई किया, दाखिला भी आ गया। मेरे ख्याल में इधर उन्होंने हज़ारों पाउंड और डॉलर की सूरत में उनके घर वालों ने पता नहीं किस तरह वो किया होगा। तो ये जो हायर एजुकेशन कमीशन जो उसमें जो फैसिलिटेट करता था इन बच्चियों को, और फिर जो वहाँ पर दाखिला होते थे उनको पैसे भिजवाना, यानी बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं जो हायर एजुकेशन हासिल करते हैं। आप किस तरह इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, यानी आपका इदारा, डॉक्टर साहब? इसमें प्रॉब्लम देखें, प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी जो एडवांस ममालिक हैं उनमें यूनिवर्सिटियां जो हैं वो ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड पे जा चुकी हैं। कई यूनिवर्सिटी, मतलब जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, वो 100% इस वक्त ऑनलाइन मोड पे चल रही है। और इस वक्त ये हुआ कि जिनको वहाँ पे एडमिशन मिली उसमें एक बड़ी काफ़ी तादाद, तकरीबन 1/3 ने अपनी एडमिशन को डिफ़र करा लिया। मतलब उन्होंने कहा कि हम इस साल नहीं ज्वाइन करेंगे, अगले साल ज्वाइन कर लेंगे। वो इसलिए कि वो नहीं चाहते थे कि जी ये इस पीरियड के दौरान वो आएँ और उनको पूरी तरह से जो बेनिफिट्स वो चाह रहे थे उनको मिले। हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये है कि मेजॉरिटी की हमने कोशिश की है कि उनको वहाँ तक जो वहाँ पे जा सकते हैं, जहाँ पे कैंपसेस खुले हुए हैं, वहाँ पे तो उनको पहुँचाया जाए। अलबत्ते ये है कि जहाँ पे कैंपसेस नहीं खुले हुए वहाँ पे भेजने का तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जाके उनका यानी डिसरप्शन भी होगी और फिर वहाँ पे एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी खुली होती है उसका एक सिस्टम बना होता है जिसमें आप जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। जब यूनिवर्सिटी खुली ना हो तो फिर वो उसको वो सिस्टम्स उनके ठीक नहीं हैं। हाँ जी, मगर मैं एक चीज़ बहुत वो कहना चाहता हूँ कि देखें, ये तो बहुत बुरे हालात हैं तमाम दुनिया पे, और इस वक्त सब पे ये लाजिम है कि जो मैक्सिमम हम हो सके हम कोशिश करें, अपनी तरफ से भी कोशिश करें कि इन मुश्किलात के ऊपर हम इनके ख़िलाफ़ कामयाब हो जाएं। और उसमें ये नहीं होगा कि जैसे पहले हालात चल रहे थे वैसे ही हम वहाँ पे आ गए। पता नहीं, अल्लाह करेगा कि वहाँ उस सूरत पे पहुँच जाए, लेकिन इन द मीन टाइम हमने अपने हथियार नहीं डाल देने। हमने पूरी तरह से कोशिश करनी है कि मैक्सिमम हम बेनिफिट्स पहुँचाएँ, तालीम पहुँचाएँ स्टूडेंट्स तक, स्टूडेंट्स तालीम हासिल करें और आगे बढ़ें। डॉक्टर साहब, अगर मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँ कि जो मैं आपसे कह रहा था कि हमसे भी रुजू करते हैं लोग, इधर उधर पूछते रहते हैं, आपको तो यकीनन मैंने सुना है कि दिन में 1000-2000 कॉलें तो आती होंगी, तो आप क्या हमारे चैनल के ज़रिए और उन स्टूडेंट को क्या गाइड करेंगे? यानी ये वो किस तरीके से ख़ासतौर पर अटेस्टेशन होती है तो वो आम TCF इस्तेमाल किया जाता है, कितना वो फुल डिग्री जैसी चीज़ है ना, तो बड़ा मसला पैदा होता है ना कि वो भेज दे तो और कितना उस पर रिलाय करें। तो आप मैंने जैसे कहा कि गाइड करेंगे कि स्टूडेंट जो अटेस्ट कराते हैं अपनी डिग्रियां या दीगर आपसे इंफॉर्मेशन ले जाते हैं, हर एक इस्लामाबाद आ नहीं सकता, टेलीफोन कॉल भी जो है वो फिर 1-2 काफ़ी टाइम लग जाता है। क्या तरीक़ाकार होगा डॉक्टर साहब, किस तरीके से ऐसा बनाएंगे कि जो पहले से ही बड़े परेशान हैं हमारे बच्चे बच्चियाँ और जो आला तालीम हासिल कर रहे हैं उन्हें आप एक मस्बत गाइडलाइन दें? डॉक्टर साहब जी देखें, इस वक्त हमारी वेबसाइट पे तकरीबन 80 to 90% मटीरियल मौजूद है। जैसे कोविड के ऊपर हमने कई वो गाइडलाइंस इशू की हैं, उसकी न्यूज़ हैं, रिपोर्ट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो कर रही हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं, उनकी असेसमेंट हैं, वो सारी वेबसाइट पे मौजूद हैं। तो लोगों से हमारी दरख्वास्त ये है कि हमारी जो वेबसाइट है hec.gov.pk, इस पर तशरीफ़ ले जाएँ, उस पर उनको काफ़ी हद तक अपने सवालों के जवाब मिल जाएगा।
उसके अलावा जो है कई हमारे पास सवाल आते हैं अटेस्टेशन के बारे में, स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप्स के बारे में, यही जो आप कर रहे हैं जॉब्स के बारे में। वो जब उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो उसमें ऑब्वियसली डिलेज आती हैं, लेकिन जब वॉल्यूम कम होता है तो हम उसमें डायरेक्टली यानी ह्यूमन इंटरफेस के ज़रिए भी उनको जवाब देते हैं। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि हमारी मतलब दिन में 2-3 हज़ार टेलीफोन्स आती हैं। अगर वो ऐसी हों जो कि रूटीन किस्म की हों तो उनको हम वेबसाइट की तरफ डायरेक्ट करते हैं कि आप वेबसाइट की तरफ तशरीफ़ ले जाएं। उसकी वजह से ये होता है जब उसका बर्डन ज़्यादा हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली कुछ लोग तंग आके फिर लाइन ड्रॉप कर देते हैं, उनको जवाब नहीं मिलता। अब वो सिस्टम हमने सारा स्ट्रीमलाइन कर दिया है, तमाम ऑनलाइन है, लोग ऑनलाइन जाते हैं, उसके ऊपर वो अपने अप्लाई करते हैं। सिर्फ हमने उनकी ओरिजिनल डिग्रीज़ देखनी होती हैं, वो भी उनको आना नहीं पड़ता, वो TCS के थ्रू हमें भेज देते हैं, हम उसको अटेस्ट करके उस TCS में ही उनको वापस भेज देते हैं। TCS के साथ जैसे उनके पासपोर्ट के सिलसिले में एग्रीमेंट है वैसे हमारे साथ भी एग्रीमेंट है, वो हर चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। और लोगों से हम ये कहते हैं कि आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ TCS को इस्तेमाल करें, आपका पेपर्स हमारे पास आएंगे, उसी तरह से साइन होकर आपके पास वापस आ जाएंगे। आपको बिल्कुल अपने घर से नहीं निकलना पड़ेगा। दैट इज़ आवर कमिटमेंट टू यू। शुक्रिया डॉक्टर तारिक बनूरी साहब, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन। और जैसे मैंने कहा कि वो लोग रेस्टोरेंट की बात करते हैं, भाई रेस्टोरेंट की जगह घर में बैठ के आदमी खाना खा सकता है। शॉपिंग मॉल की कहते हैं जनाब मार्केट है, चले अच्छी चीज़ नहीं मिल जाएगी। शादियां हैं भाई कम लोगों को कर लें, बल्कि पहले तो घरों में सड़कों पर कर ली जाती है। हर चीज़ का कोरोना में जो पाबंदियाँ या लॉकडाउन हो रहा है इजाला हो सकता है, लेकिन एजुकेशन तालीम का नुकसान अगर किसी कौम का बच्चियों का 1 साल हो जाए, अभी तो आपने उन्हें छोटी क्लासों में तो हो गया ना कि खुद ब खुद पास कर दिया, बड़े बच्चे खुश हैं, अब वो फिर समझते हैं फिर पास कर दिया जाएगा। हायर एजुकेशन में तो इस तरह नहीं होता ना कि बाहर के ममालिक का ताल्लुक़ है। इस एतबार से डॉक्टर साहब आपने हमें गाइड किया, आपका शुक्रिया। कि जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन और ख़ासतौर पर हायर एजुकेशन का जो नुकसान है उसका इजाला नहीं हो सकता। एक और हसास मौजू की तरफ जाऊंगा, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। GTV में मुजाहिद वैली आपको खुशामदीद कहता है। और बड़ा हसास मौजू होता है जब रिलीजियस यानी मजहबी जमातों और ख़ास तौर पर मसलकी जमातों पर गुफ्तगू की जाए। और तहरीक लब्बाक के पाकिस्तान के बारे में यही कहा जा सकता है, और बहुत कम हुआ है कि वो आई और वो छा गई। और हमारे जो उसके कायद थे तहरीक पाकिस्तान के खादिम रिजवी एक दरमियाना तबके के सरकारी मुलाजिम होते थे, लेकिन फिर 2010-11 में उनका नाम सुनने में आया। फिर उन्होंने हालिया बरसों में 2 फैज़ाबाद का धरना और फिर जो आखिरी धरने ने उन्होंने ना सिर्फ मकबूल तरीन महबूब तरीन शख्सियत पाकिस्तान की बना दिया, और बल्कि 2018 के इलेक्शन में भी वो एक सियासी जमात की हैसियत से उभरी। हत्ता के जो लियारी पील पार्टी का गढ़ होता था वहाँ भी उनके उम्मीदवार ने गालिबन 30,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। और फिर अचानक उनकी तबीयत की नासाजी की खबर आई और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हुई कि खादिम रिजवी साहब का जो इंतकाल था। और फिर उससे भी बढ़कर ये कि उनकी तदफीन, मेरे साथ सज्जाद मीर साहब मौजूद हैं, वो ये बताएंगे कि वो एक सियासी एक सहाफ़ी ऐसे एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का बैकग्राउंड रखते हुए उन्होंने शायद इतना बड़ा लोग कहते हैं कोई किसी की नमाज जनाजा नहीं देखी होगी। लेकिन इसके साथ ही फिर ये ख़बर आई कि खादिम रिजवी साहब जो जब उनके नमाज जनाजा के मौके पर उनके साहिबजादे को जब उनका सरबरा और अमीर मुंतखब तो कर लिया, लेकिन शायद उसके 48 घंटे बाद ही कुछ खबरें आने लगीं इख्तलाफात की। और फिर पीर अफजल कादरी साहब ने तो फिर एक मस्जिद में बैठकर वाज़े तौर पर ऐलान किया कि वो इससे इख्तलाफ रखते हैं। जी मीर साहब, आमतौर पर मसलकी और मजहबी क़यादत के बारे में, बल्कि वैसे पॉलिटिकल क़यादत भी बड़ी हसास होती है, गुफ्तगू करते हुए ज़रा
हम एहतियात करते हैं। ये जो आपने, एक तो पहले इसी का मैं जिक्र करूँगा कि गालिबन एक मैंने कहा ना, लाहौर शहर आपका है, खादिम रिजवी साहब का जितना बड़ा नमाज जनाजा हुआ, जित बड़ी तादाद में लोग हुए, गालिबन लोग कहते हैं इसकी नज़ीर नहीं मिलती। ऐसे ही है मीर साहब? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है जी। इतना बड़ा इज्तिमा जनाजे का ही नहीं, इतना बड़ा कभी इज्तिमा हुआ ही नहीं। बस में बड़े फख्र से बताया जाता ना कि इमरान खान यहाँ मीनार पाकिस्तान के जलसे से भी इमरान बने थे। अगर इस हिसाब से मापा जाए तो वो इमरान के जलसे से कई गुना बड़ा जलसा इज्तिमा था। यानी कि कई जगहों की मजमुआ है जिसे हम मीनार पाकिस्तान या कहते हैं, या शायद इकबाल पार्क कहते हैं, जो भी नाम देते हैं, उसके फ्लाई ओवर जितनी चीजें बनी वो सब भर गए थे और उसके पीछे तक भी लोग मौजूद थे। इसमें तो कोई शक नहीं है। मैंने इसका तज्जिया ये किया था, लिखा था कि ये आशिक़ रसूल का जनाजा था और उसके हवाले से मैंने यहाँ कोई ना सियासत आती है, ना शरीयत आती है, ना कोई और चीज आती है। देखिए, गाजी इल्मुद्दीन के बारे में क्या कहेंगे? कानून की नजर में अंग्रेज का कानून हो या वैसे भी आप कानून लगाएं, उसकी नजर में हो सकता है कि उसने कत्ल किया हो, लेकिन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने उसे एक शहीद समझा और एक आशिक़ रसूल समझा और उसके नतीजे के तौर पर इकबाल तक ने यह कहा कि तरखान का बेटा बाजी लेके है। उसकी कब्र का खुद जायजा लिया और लाहौर में एक बड़ा जनाजा देखा उस जमाने के लिहाज से, उस जमाने का जो लाहौर था। उसके बाद मैंने हवाला दिया मुमताज कादरी का, जहां से ये बने हैं हमारे खादिम हुसैन रिजवी साहब। पिंडी में यानी कि जिस फ्लाई ओवर से वो एक नक्शा खींचा गया, लोग घबरा गए कि ये कितना बड़ा मजमा है कि लोग इकट्ठे हो गए। अच्छा मीर साहब, इसका मीर साहब ये जो मैं तो क्योंकि मेरे साथ तो नाम के साथ ही लगता है, और वो हज़रत मौलाना शाह अहमद नूरानी भी बड़ी मोहब्बत से कहते थे कि भाई चलिए, मैं लाइटर वे में कह रहा हूँ कि बुरा ना माने कि भाई सहाफ़त में भी अब बरेलवी आने लगे। मेरे होते तो बहुत थे लेकिन नाम के साथ। फिर हमारे जो लब्बैक पाकिस्तान वाले भी कुछ दोस्त यहाँ अहबाब मिलते हैं, तो एक कहा यह जाता था कि जो बरेली मशरक़ के लोग हैं, जो आपको भी पता है कि इसका जो पस मंज़र है, वो आमतौर पर इसमें मिलिटेंसी नहीं होती थी, इसमें बहुत ज़्यादा ये एग्रेसिव नहीं होते थे। लेकिन हम जो इनके कायद हैं, उन्होंने एक एग्रेसिव धरने का इख्तियार किया और उसकी वजह से एक पॉपुलरिटी हुई। लेकिन अब खैर मैं ज़रा इसका क्विक जवाब दे तो फिर ये मैं जो हालिया तकसीम कह लें, इख्तलाफ करें, इसके बारे में क्या कहेंगे मीर साहब? जो अग्रेसिव नहीं होते, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैंने कहा ना, जहाँ इश्क रसूल का मामला हो, ये पागल हो जाते हैं। सीधी बात यह है, मुसलमानों में एक सिर्फ ये पाई जाती है, तुर्की के मुसलमानों में है, सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों में है, पंजाब के मुसलमानों में अगर कोई सेक्ट मौजूद है, अगर सेक्ट उस मानों में, यानी जमहूर का जो मजहब है वो यही है जिसे नहीं, लेकिन मीर साहब, जमात इस्लामी ने तो रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं किया ना, जमात उलमा इस्लाम ने तो इस तरह का नहीं करा ना, और भी तो जमातें थी, हमारे अहले हदीस ने की जमात ने तो इस तरह नहीं किया। नहीं, मैं कहता हूँ कि ये सारी जमातें जो हैं, सारे मसलक जो हैं, बरेलवी मसले के मुकाबले में पंजाब की आबादी का बहुत छोटा हिस्सा है, सिर्फ यही लोग होते हैं। और ये इश्क़ रसूल का मसला ऐसा आ गया, मैं ये कहता हूँ ताहिर कादरी के कानूनी तौर पे कुछ कहें, सलमान तासीर की आप हमायत करें, ये करें वो करें, लोग इकट्ठे थे। गाजी इल्मुद्दीन के बारे में कुछ कहें, लोग इकट्ठे थे। और यहाँ लोग जो इकट्ठे हुए तो इस पे खुद बरेलवी उलमा हैरान है कि बरेलवी उलमा इस सारा कुछ नहीं थे। हाँ, यानी जमीयत उलमा पाकिस्तान जो है वो अभी तक कोई उसके बावजूद के उसी मसलक से है, लेकिन वो इतनी पॉपुलर सपोर्ट नहीं आ सकी। इवन इलेक्शन तक में भी देखें ना आप, इनको जो वोट मिले हैं खासतौर 2018 के 22 लाख वोट है, मुल्क की 5वीं बड़ी जमात बन गई थी। और हम लोग इसलिए परेशान होते थे कि हम लोग भी है ना तजियाकार आपकी तरह, और हम सब मिलकर कि यार ये फौज क्या कर रही है, पीछे से क्यों एक पार्टी को खड़ा कर रही है। लाहौर के जब ज़िमनी इलेक्शन हुए थे और अजाज सादक के मुकाबले में, तो इन्होंने लब्बैक या रसूलल्लाह खड़ी हुई और साथ हाफिज सईद की जमात, हाफिज सईद जहाँ तक बहुत बड़ी कुव्वत थे, उन्होंने 5000 वोट दिए, इन्होंने 7000 वोट ले लिए। अच्छा मीठा, अगर एक अभी मैं बात करूं कि अभी थोड़ी देर पहले एक जगह गुफ्तगू हो रही थी, मुझे एक टेलीविज़न पे मैं बात कर रहा था, तो ये जो मोरसी सियासत का आया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में होती हैं, हमारे यहाँ रवायत नहीं थी। खैर वो मौलाना मुफ्ती महमूद उमर फजल रहमान उनके साहबजादी आ गए, तो उनका ये कहना था जो खादिम हुसैन रिजवी साहब के साहबजादे की को अमीर की हैसियत से, सरबराह की हैसियत से उसकी तौसीक कर रहे थे और उनसे जो इख्तलाफ कर रहा था पीर कादरी साहब से, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर पूरी शूरा मौजूद थी और उस शूरा ने इज्तिमाई तौर पर कलेक्टिवली इस बात का फ़ैसला किया उनके साहबजादी के लिए कि वो खादिम रिजवी साहब की जगह
अब सरबराह या कायद होंगे। तो ये जो आप समझते हैं कि जो अगर जो लोग इख्तलाफ कर रहे हैं या उनसे अलहदा हो रहे हैं वो ज़्यादा मौसर रहेंगे या खादिम रिजवी साहब के साहिबजादे की फॉलोइंग आगे बढ़ेगी? ये जो पीर फजल हक साहब जो हैं, जो जिनका जिक्र कर रहे हो, ये बहुत एक्टिव थे और शायद ओहदे के लिहाज से इनसे बड़े थे। लेकिन हुआ क्या है कि पिछली बार जो एक सख्त तकरीरें हुई थी जिसमें नाम लेके कुछ बातें की गई थी खासतौर पर फौज के हवाले से, उसके बाद सूरत ये पैदा हुई थी कि पीर साहब जो थे उन्होंने खुद को सियासत से अलग कर दिया था। अब वो कहते हैं मुझे कराया गया था। किसने कराया गया था? ये कहते हैं इन लोगों ने कराया था। अच्छा, इसके नतीजे के तौर पर वो एक इस तरह की पूरे मामला से कट के अलग हो गए थे। असल ताकत फिर खादिम हुसैन रिजवी रह गए थे। अब उनके बेटे को जो आया है तो ये शायखियत का भी एक मसला है साहब। पीरों के यहाँ औलाद ही में चली जाती है गद्दी, उस तरह का सिलसिला भी होता है। लेकिन उस वक्त जब लोग मरे जा रहे हों, उन्होंने एक फैसला किया है। अब ये सियासत के मैदान में इसका असर क्या निकलता है, इसका इम्पैक्ट क्या बनता है, लोग इसको उसी तरह कबूल करते हैं जिस तरह वो खादिम हुसैन रिजवी को कबूल करते थे। अगर चलिए ये बेटा नहीं बनता तो पीर फजल हक बनते हैं, तो क्या उनको उस तरह कबूल करते हैं? ये अभी वो सवाल है जिसका जवाब वक्त देगा। ये सिर्फ अफराद से ही उनकी मोहब्बत कायम हो जाती है। सचमुच वो एक ऐसा नजरिया और अकीदा है जिसकी जो भी क़यादत करेगा, जो भी पार्टी क़यादत करेगी, वो उसके साथ हो जाएंगे। सियासी तौर पर यकीन तौर पर इन्होंने इतने वोट लिए। मैं तो ये कहा करता हूँ दुरानी मियाँ के बाद ये पहले आदमी है जिन्होंने अहले सुन्नत को एक तरह का मुनज़्ज़म किया सियासी मैदान में। लेकिन इनकी शिद्दत की वजह से उलमा इनसे खाइफ थे। वो कहते थे पता नहीं कोई वक्त क्या हो जाए, क्या ना हो जाए, क्या सज्जाद मीर साहब, एक अरसे बाद आपकी गुफ्तगू हुई है। मैंने कहा सज्जाद साहब, हमारे सज्जाद मीर साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। लाहौर हमारे कराची में रहे, लेकिन लाहौर में एक अरसा गुजारा। और इस तहरीक लब्बैक के बारे में हम इसलिए गुफ्तगू कर रहे हैं कि अगर सिर्फ मजहबी मामला होता, मजहबी नहीं होता, लेकिन वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। और बता दें ना 32 लाख वोट लिए। लाहौर में तो पंजाब के बहुत सारे शहरों में पीर पार्टी से ज़्यादा वोट लिए, और यहाँ कराची में तो पीर पार्टी के गढ़ में उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में वोट लिए। दो उनके अरकान असम्बली भी असम्बली में बैठे हैं। GTV से मुजाहिद वेली को इजाज़त दीजिए।